फ्रेंड्स, जब भी हम स्टाइकऑप के लिए आरओसी में एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जिस एप्लीकेशन का नाम है STK2, यानी कि फॉर्म STK2 हम फाइल करते हैं फॉर क्लोजिंग ऑफ द कंपनी। सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं स्ट्राइक ऑफ ए कंपनी। तो अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि जब भी हम आरओसी में एप्लीकेशन अपनी लगा देते हैं, तो आरओसी क्या प्रोसेस फॉलो करती है? क्या वो डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करती है या फिर नहीं करती है? क्या वो किसी न्यूज़पेपर में या पब्लिकेशन में हमारी एप्लीकेशन को पब्लिश करती है या फिर नहीं? और अक्सर जब कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाती है, तो दोस्तों हमारे माइंड में काफ़ी सारे डाउट भी रहते हैं कि हमारी जो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हुई है, क्या हमें सेपरेटली इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, पीएफ, ईएसआई अथॉरिटीज़ को या फिर अलग-अलग अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं? तो इन्हीं सारी रिक्वायरमेंट को दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि अक्सर होता क्या है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल एक मतलब पोस्ट जारी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि एमसीए की तरफ से ही, जिसमें इन्होंने बताया है कि ये आरओसी एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद स्ट्राइक ऑफ की किस तरीके से दोस्तों प्रोसेस करते हैं जब एक कंपनी स्ट्राइक ऑफ में जाती है। तो इन्होंने खुद ये प्रोसेस बताया है। तो इन्होंने बोला है कि जब भी आरओसी के पास एक एप्लीकेशन जाती है स्ट्राइक ऑफ के लिए, अब आरओसी का इन्होंने सी पेज कर दिया है वैसे, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, सी पेज कर दिया है। यानी कि दोस्तों अब सेंट्रलाइज ही कंपनी स्ट्राइक ऑफ होने लगी हैं। पहले ये होता था कि हर स्टेट में जहाँ जहाँ आरओसी है, तो उस स्टेट की जितने भी कंपनी के लिए एप्लीकेशन जारी है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट की आरओसी के पास ही जाती थी और वो आरओसी ही क्लोज यानी कि स्ट्राइक ऑफ का प्रोसेस फॉलो करती थी। बट अब सी पेज बन गया है हमारा, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, सी पेज बन गया है। यहाँ पर दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया की, पूरे इंडिया की एप्लीकेशन आएंगी और ये प्रोसेस करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो आपके स्टेट वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि एग्जामाइन एप्लीकेशन को एग्जामाइन करने के बाद में, अगर इफ इट इज फाउंड टू बी इन ऑर्डर, यानी कि प्रॉपर ऑर्डर में पाई जाती है कि प्रॉपर सभी डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो चाहिए, और अगर निल फाइलिंग है या फिर कंपनी लास्ट 2 ईयर से वर्किंग नहीं है, तो वो सारे जो क्राइटेरिया हैं उनमें अगर सही है, ऑर्डर में है, सारे डॉक्यूमेंट अटैच हैं, तो भैया ये प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये विल इनिशिएट द प्रोसेस एज पर रूल 7 में जो प्रोसेस है। रूल 7 किस कंपनीज रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी रूल 2016, जो ये वाले रूल है इसका रूल 7 है, उसमें जो प्रोसेस है वो ये स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब इस रूल 7 में कौन सा प्रोसेस है वो भी हम देख लेते हैं। उससे पहले इन्होंने ये 3 स्टेप्स दोस्तों यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या करेगा। तो अगर मान लो ये एप्लीकेशन जो हमने एसटीके2 फाइल किया है वो ऑर्डर में नहीं है, यानी कि कुछ पेंडेंसी है, तो उस केस में क्या करेंगे, ये रीसबमिशन दे देंगे। तो कह देंगे कि भैया ये आपके डॉक्यूमेंट या रिक्वायरमेंट इनकम्प्लीट हैं, आप ये भी कंप्लीट कर दोगे तो आपकी कंपनी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर क्लोजर या स्ट्राइक ऑफ हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बट अभी आपके कंप्लीट नहीं है। फिर हमें चांस मिलेगा जी, ठीक है हम फिर से दे देंगे। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी, उसमें 2-3 चांस आपको मिलते हैं, तो तब तक पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। जब भी ये जिस भी रिसबमिशन या फर्स्ट टाइम जब भी आप डॉक्यूमेंट पूरे कर देते हैं तभी एक्सेप्ट हो जाएगी, और एक्सेप्ट होने के बाद ही ये अपना रूल 7 वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। रूल 7 में दोस्तों ये जो 3 स्टेप्स हैं ये भी रूल 7 के ही हैं। रूल 7 में आपको अलग से भी दिखा दूंगा। तो पहले इन्होंने बोला है कि ये नोटिस को प्लेस कर देंगे ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि एमसीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भी दोस्तों ये प्लेस कर देंगे ऑन ए सेपरेट लिंक पर करेंगे, स्टेब्लिश्ड ऑन सच वेबसाइट फॉर द पर्पज। दोस्तों एमसीए की वेबसाइट पे क्लोजिंग के लिए सेपरेट लिंक आते रहते हैं, जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूँ, ये रूल 7 है। यहाँ पे आप देखेंगे डाटा एंड रिपोर्ट की एक टैब है, और दोस्तों इसमें काफ़ी सारे यहाँ पर पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, जैसे कंपनी और एलएलपी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक टैब है कंपनी और एलएलपी स्ट्राइक ऑफ। तो यहाँ पर जो भी हमारी रिसेंटली कंपनी स्ट्राइक ऑफ में है उस सब की डिटेल दोस्तों यहाँ पर पोस्ट कर दी जाती है। तो आप ये भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट से रेगुलरली चेक कर सकते हैं, या जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे पोस्ट कर देती है, पब्लिश द नोटिस इन द ऑफिशियल गजट। दोस्तों मंथली या फिर नॉर्मली मंथली ही एमसीए का एक गजट पब्लिश होता है, एमसीए का एक गजट पब्लिश होता है, यानी कि एक पत्रिका टाइप की पब्लिश होती है दोस्तों। तो उसमें भी ये हमें प्रॉपरली बता देंगे कि भैया ये कंपनी अंडर स्ट्राइक ऑफ है। अगर किसी पर्सन को ऑब्जेक्शन है इनके स्ट्राइक ऑफ के रिगार्डिंग, ये इनको क्लोज होने से, तो वो क्या कर सकते हैं, हमें
भेज सकते हैं या ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब थर्ड यहाँ पर पॉइंट है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पब्लिश नोटिस इन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर एंड एटलीस्ट वंस इन ए वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर का मतलब होता है वहाँ की जिस स्टेट में या जिस जगह पे वो कंपनी रजिस्टर्ड है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज। जैसे अगर नॉर्मली यूपी बिहार या इधर दिल्ली हरियाणा में है तो यहाँ की हिंदी लैंग्वेज कॉमन है। ठीक है। अगर मान लो साउथ में जाएंगे तो वहाँ की जो भी लैंग्वेज है, तेलुगु है, तमिल है या मलयालम है, उस तरीके की लैंग्वेज में यहाँ पर पब्लिश करना होगा। इंग्लिश में तो जाएगा जाएगा, इंग्लिश स्टैंडर्ड है, और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में भी करना है। ठीक है। और या फिर जैसे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में ये डाउट रहता है कि हिंदी में करें या मराठी में करें, तो वहाँ की लोकल में ही करना होता है, जो कि मराठी है, जो ज़्यादातर लोग वहाँ पर बोलते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है, यानी कंपनी को नहीं करना, ये मिनिस्ट्री खुद करेगी, क्योंकि मिनिस्ट्री के पास हर साल बहुत सारी कंपनी आती रहती हैं। तो नॉर्मली ये मंथली पब्लिश होते हैं। जैसे कभी कभी अगर कंपनी ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही है तो वीकली भी कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। उसके बाद रूल 7 और देख लेते हैं। रूल 7 में काफ़ी डिटेल में बात की गई है दोस्तों। तो रूल 7 ये है, मैनर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। इसी की बात की है कि नोटिस का मैनर क्या रहेगा। नोटिस अंडर सब रूल 1 ऑफ और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 248 में क्लोज होती है, आपको पता ही है। तो पहले तो यह है कि मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर डाल देंगे, ठीक है जी। ऑफिशियल गजट में डाल देंगे, ठीक है जी। थर्ड है, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे, एक इंग्लिश में और एक लोकल लैंग्वेज में, जो भी होगा, ठीक है जी। ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सब रूल 1 है, सब रूल 1 में तो ये हो गए 3 चीज़ें, और सब रूल 2 में यहाँ पर काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो इन्होंने बोला रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सेल साइमल्टेनियसली, मतलब साथ के साथ इंटीमेट इंटीमेट करेगी, इन्फॉर्म करेगी कंसर्न्ड, किसको, कंसर्न रेगुलेटरी अथॉरिटीज। या कंसर्न साथ के साथ, यानी कि इन 3 पॉइंट्स को करने के बाद में, यानी कि जो ऊपर हमने अभी डिस्कस किए हैं 3, यानी कि एमसीए की वेबसाइट पे करना, ऑफिशियल गजट में लाना है, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में देना है, साथ के साथ क्या करेगी, कंसर्न जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं हमारे केस में, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, है ना, इनकम टैक्स तो सभी पर एप्लीकेबल होता है, तो सभी कंपनी के केस में इनकम टैक्स को तो जाएगा ही जाएगा। सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटीज, अगर कंपनी ऐसी है जिस पर एक्साइज भी एप्लीकेबल हो रही है, वैसे तो एक्साइज अब जीएसटी में कन्वर्ट होगी, लेकिन कुछ एक आइटम है जो अभी भी उसके दायरे में आते हैं। सर्विस टैक्स अथॉरिटीज है, अगर पुरानी कंपनीज है, या फिर पुरानी कंपनीज के केस में जो कि जीएसटी आने से पहले थी, तो उस केस में तो सभी कंपनीज में सर्विस टैक्स आ ही जाएगा, और सेंट्रल एक्साइज भी आ जाएगी अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में थी तो। हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द कंपनी अबाउट द प्रपोज्ड एक्शन, मतलब उस डिपार्टमेंट में जो कंपनी पर जुडिक्शन रखते हैं। रिमूवल और स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम, मतलब ये बता देंगे कि ये कंपनी जी क्लोजिंग में जा रही है, तो आप अगर आपका कुछ ड्यूज वगैरह है तो आप ड्यूज अपना रेज कर सकते हैं, डिमांड रेज कर सकते हैं। तो विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ लेटर ऑफ इंटीमेशन एंड इफ नो ऑब्जेक्शन रिसीव्ड, मतलब इन्होंने सिर्फ 30 days का ही टाइम दिया है एमसीए ने इन अथॉरिटीज को, कि अगर आपका कुछ ड्यूज है तो आप विद इन 30 days, आपको सिर्फ 30 days का ही टाइम मिलेगा, अगर है तो आप अपनी डिमांड वगैरह कुछ भी रेज कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी रेज नहीं किया तो हम ये मान लेंगे कि भैया कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। और उसके बाद हम क्लोजिंग का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों मिनिस्ट्री अपनी साइड से ही इतने सारे स्टेप्स लेती है कंपनी को क्लोज करने के रिगार्डिंग, तो हमें डरने वाली बात नहीं है। अक्सर काफ़ी सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन था कि सर जब हमारी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाती है तो क्या अलग से हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी तो हमारी सरेंडर हो ही जाती है पहले ही, बैंक हमारा क्लोज हो ही जाता है पहले ही, और क्या हमें पीएफ ईएसआई डिपार्टमेंट को अलग से इंटीमेट करना है। तो दोस्तों पीएफ और ईएसआई अगर आपका पहले से क्लोज्ड है तो आपको इन्फॉर्म नहीं करना है, लेकिन अगर आपका क्लोज नहीं है, एक्टिव है एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक ऑफ द कंपनी, तो आपको इन्फॉर्म जरूर करना है जब कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाए कि हमारी जो कंपनी है वो स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, हमारी कोई वर्किंग नहीं थी, और जब वर्किंग थी जबकि हमने रिटर्न फाइल कर दी है। तो दोस्तों आपको इतना इन्फॉर्म करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको इन्फॉर्म करना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनली आप किसी को भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया कि जब भी आरओसी के पास या आप सीपीएस हो गया, सीपीएस के पास क्लोजिंग की एप्लीकेशन जाती है तो वो किस तरीके से प्रोसेस होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।